हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 25 जून 2022। डेली क्विज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो एक बार जाके पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस डेली क्वेश्चंस को इस डिस्कशन वीडियो को आप देखिए। फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की अगर बात करें तो डेली बेसिस पे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में इन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको शाम को इसका डिस्कशन वीडियो अवेलेबल करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस सोल्व कीजिए। और आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर आप मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका जो स्कोर है जो कंटिन्यू राइज करेगा। सो फ्रेंड्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारत ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। और अगर सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था। अगर भारत में हम अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें जिससे मतलब टॉर्चर के अगेंस्ट में जो कुछ कन्वेंशन है तो उनकी बात करें तो इंडिया का जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 बोलता है कि हर पर्सन को राइट टू लाइफ है, और सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, डिग्निफाइड राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड राइट टू लाइफ है। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर एक बात और बोली गई है कि किसी अरेस्ट पर्सन को हैंड कफ नहीं किया जा सकता। हैंड कफ इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के अगेंस्ट है। सो फ्रेंड्स आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है। अगर इंडिया में अगर हम टॉर्चर के अगेंस्ट में कन्वेंशंस की बात करें तो इंडिया में 1986 के अंदर एक केस सामने आया था, कि एक लेटर सामने आया था हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसमें बताया गया था कि जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर जो कस्टोडियल डेथ है वो बहुत ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है। सो उस लेटर को एज ए रिट पेटिशन मानते हुए एक केस चला, DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस को मानते हुए इस लेटर को बेस मानते हुए ये केस स्टार्ट किया गया। उसके बाद से क्या हुआ फ्रेंड्स कि बार बार में सुप्रीम कोर्ट में इस DK बासु केस को जो बेस मानते हुए बहुत सारे जजमेंट पास किए हैं जो अगेंस्ट द टॉर्चर हैं, क्योंकि इंडिया में जो कस्टोडियल डेथ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इनसाइड द जो प्रिजन, जो कस्टोडियल्स की डेथ हैं। तो इसी केस को बेस मानते हुए 2017 में हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी जो प्रिजन हैं उनके अंदर में CCTV कैमराज का जो CCTV कैमरा लगा दिए जाने चाहिए 1 साल के अंदर में। तो अगर फ्रेंड्स इस कन्वेंशन की अगर बात करें तो कन्वेंशन 1987 में आया था, और इसको लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने इसको साइन और रेटिफाई किया है। इंडिया और इसके साथ में कुछ और आइलैंड स्मॉल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को ना तो साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें अगर आंसर की तो आंसर इसका D होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और सो फ्रेंड्स एक कोविड-19 के समय, कोविड-19 का जब फर्स्ट वेव चल रहा था तो उस टाइम एक केस और सामने आया था इन यूएसए के अंदर जो केस सामने आया था जिसमें एक मूवमेंट चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ब्लैक लाइव्स मैटर के सामने बहुत सारे दोबारा से रेज हुई थी इंडिया में। तो इंडिया में भी डेट टाइम सेम थूथुकुडी एक डिस्ट्रिक्ट है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ डेली वेज वर्कर्स को पुलिस ने अपनी कस्टडी के अंदर उनको मार दिया था। तो उसी टाइम भी इंडिया में रेज हुई थी कि इंडिया को UN कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर को साइन रेटिफाई कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी जो बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो फ्रेंड्स सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2022 के प्रीलिम्स में भी एक मिला, मतलब आया था, जिसके अंदर बताया गया था कि 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू कौन सी बॉडी उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अगर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनी है 2005 में, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया जो टाइगर एस्टीमेट हैं उसको कंडक्ट कराती है 4 ईयर के बेसिस पे।
ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट क्या है कि जो टाइगर्स हैं उनकी जो सेंसस किया जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर यूज की जाती हैं। एक बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि एम स्ट्रिप क्या है। एम स्ट्रिप जो एक्चुअली में एक टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करने से रिलेटेड एक टेक्निक है। सो अगर हम नेक्स्ट बॉडी की बात करें, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो वाटर का एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1974 का, तो उसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। बाद में जो एयर का एक्ट है, एयर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से रिलेटेड 1981 का एक्ट, जो एयर का जो एक्ट है और वाटर के एक्ट के थ्रू इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया। अगर हम बात करें नेशनल पुलिस कमीशन की, तो 1977 दैट टाइम द जनता गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, तो उस टाइम में नेशनल पुलिस कमीशन को बनाया गया था। अगर हम बात करें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू 1982 में बना था। So friends, right answer of this question is नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर फ्रेंड्स हम नेशनल पुलिस कमीशन की बात करते हुए हमने बात की थी कि इमरजेंसी के बाद में जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई, जनता गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट दैट केम इनटू द पावर इन 1977। सो आज का जो डेट है 25 जून, आज ही के दिन इमरजेंसी आई थी फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस में। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु वाज द प्रेसिडेंट एट टाइम जब इमरजेंसी एग्जिस्टेंस में आई। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोशल ऑडिट। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम में सोशल ऑडिट इंडिया के अंदर लॉन्च किया था? तो राइट आंसर इज मेघालय। मेघालय ने 2017 के अंदर में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर में सोशल ऑडिट लगाया। व्हाट इज सोशल ऑडिट? जहाँ पे पीपल डिसीजन लेंगे कि उनको स्कीम को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे क्या करना है। बेसिकली सोशल ऑडिट के बारे में बोला जाता है कि जो MG नरेगा है, MG नरेगा जिसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाती है रूरल एरियाज़ के अंदर, तो MG नरेगा को, नरेगा के अंदर ये बात बोली गई थी कि MG नरेगा के अंदर में सोशल ऑडिट किया जाता है। जो ग्राम सभा वहाँ पे डिसीजन लेगी कि जो नरेगा वर्कर्स के द्वारा काम किस सेक्टर में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताएंगे कि MG नरेगा के अंदर कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो 2005 में MG नरेगा आया था, तो MG नरेगा के अंदर कितने डेज के लिए फिक्स जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है उससे रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेघालय। फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द G20। तो G20 की अगर हम बात करें, G20 के कंट्रीज़ को पूछें। एक्चुअली फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2020 का जो प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स अगर बात करें G20 की, तो 1997 में, इन 1997 एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में क्या हुआ कि 1999 में बर्लिन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक समिट हुई थी। जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं एज वेल एज द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक के गवर्नर, और इनकी मीटिंग हुई थी। उसी टाइम में ये डिसीजन लिया कि हम हर साल मिलेंगे और जो फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं उनको क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स उसके बाद में 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, 2008 में जब रिसेशन आया, उसके बाद में ये जो G20 का जो फोरम है जो वो चेंज हो गया हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग के रूप में। हेड ऑफ स्टेट लाइक द जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ पे हेड है वो उसको मीटिंग्स के अंदर मिलने लग गई। तो फ्रेंड्स अगर G20 की अगर बात करें तो G20 के अंदर 20 कंट्री हैं। अगर 20 कंट्रीज़ को अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक आप कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए इनको। अगर नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम बात करें तो कनाडा है, USA है, कनाडा, USA और मैक्सिको। कनाडा, USA एंड मैक्सिको आर 3 फ्रॉम द नॉर्दर्न अमेरिका। उसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे हैं ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना ओनली 2 कंट्री फ्रॉम द लैटिन अमेरिका। इसके अलावा अगर हम साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ओनली साउथ अफ्रीका। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ओनली सऊदी अरेबिया ओनली कंट्री हैं जो मिडिल ईस्ट से हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप से यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो मेन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं, जिसके अंदर है फ्रांस है, यूके है, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली। इसके अलावा टर्की की बात कर लें, टर्की भी है,
और रसिया भी है। और इनका जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, जो एक वो भी इसका पार्ट है। 19 कंट्रीज हैं, बट प्लस में यूरोपियन यूनियन है, ऐसे 20 हैं G20 के अंदर में। तो G20 का जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका पार्ट है। इसके बाद में अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया है, साउथ एशिया की या ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, इंडिया, चाइना। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया भी हैं, जापान एंड साउथ कोरिया। और साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पे जो कंट्री हैं उनका नाम है इंडोनेशिया, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसे 19 कंट्रीज़ हैं, प्लस में 1 यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर्स हैं। इसके अलावा नॉन मेंबर्स हैं उनको भी सबमिट में इनवाइट किया जाता है फ्रेंड्स इसमें। तो दिस इज़ अबाउट द G20। अगर हम आंसर की बात करें तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट कैसे नहीं है, इसके अंदर न्यूजीलैंड दिया हुआ है, न्यूजीलैंड इज़ नॉट द, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, न्यूजीलैंड इसका पार्ट नहीं है। सी के अंदर दिया है ब्राज़ील, ईरान, ईरान इज़ द नॉट द पार्ट, ओनली सऊदी अरेबिया फ्रॉम द डेट मिडिल ईस्ट इज़ द पार्ट। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, सिंगापुर इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ इंडोनेशिया ही पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया से। सो फ्रेंड्स, ये 4th क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स G20 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ पे शेरपा के रूप में काम करते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। और अगर हम G20 की बात करें तो G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। जिस भी कंट्री को इसका जो इवेंट का जो प्रोग्राम इवेंट करवाने का, ऑर्गेनाइज कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, वहीं पे इसका टेम्परेरी रूप में सेक्रेटरीट डेवलप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, शेरपा इसका होते हैं। हमारे जो एक्स जो रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, वो इंडिया के यहाँ पे शेरपा थे पहले। इसके बाद में अब प्रेजेंटली यहाँ पे जो शेरपा हैं वो पीयूष गोयल हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून का वापस में लौटना। तो दिस इज इंडिया। मानसून का जो ऑन साइट होता है वो यहाँ हमारा केरला कोस्ट से होता है। 1 जून जो डेट डिसाइड की गई है, कभी वो डेट आजकल वो डेट में चेंज हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर रिट्रेटिंग की मानसून की बात करें, जब मानसून का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो विंड्स का वापस में रिट्रेट होने को ही रिट्रेटिंग मानसून बोला गया है। और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, यहाँ से ये मॉइस्चर गेन करती हैं। और जो हमारा ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट है, जिसके अंदर आंध्रा का जो कोस्ट है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है, पुडुचेरी का जो कोस्ट है, इस कोस्ट के अंदर में ये विंड्स रेन करती हैं। तो आपने मैक्सिममली आपने सीन किया होगा कि 2016 में जो चेन्नई के अंदर जो फ्लड आया था, चेन्नई के अंदर जो फ्लड आया था वो आया था नवंबर में, नवंबर ऑफ 2016 और 2015, सॉरी 2015 में जो नवंबर में आया था। तो नवंबर के टाइम नॉर्दर्न इंडिया में तो रेनफॉल होता नहीं है, तो डेट वाज द रिट्रेटिंग मानसून। तो वो वहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून की वजह से आया था। इसकी अगर आप बात करें तो इट इज़ ऑल साउथ वेस्ट मानसून इसको नहीं बोलते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून इज़ द नॉर्मल मानसून। अगर बात करें मैक्सिमम रेनफॉल सेंट्रल इंडिया में होती है, तो मैक्सिमम रेनफॉल तो इसका जो अपना जो ईस्टर्न कोस्ट है, जिसके स्पेशल तमिलनाडु और पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश है, वहीं पे होती है। So second statement is also correct, incorrect. Third statement is about the monsoon winds start entering in country at the start of the winter season. ये एक्चुअली में पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा गया यहाँ पे टाइप में। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट ये है कि स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। सो सी इज़ द आंसर। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम फ्लड की यहाँ पे बात आई थी, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ कि आसाम के अंदर जो सदर्न आसाम है, सदर्न आसाम के अंदर भी फ्लड आ रहा है। तो सदर्न आसाम के अंदर जो फ्लड आ रहा है वो एक रिवर है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड बेसिकली आ रहा है। तो आप उस रिवर का नाम बताइए कि कोई उस रिवर का क्या नाम है। और रिसेंटली जो फ्लड आया है, तो फ्लड के अंदर एक केस स्टडी हमारे एथिक्स के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक निकल के आया है कि वहाँ पे जो कछार डिस्ट्रिक्ट है, जो कछार डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो डीसी हैं, डीसी का नाम है कीर्ति जल्ली मैम। तो जो कीर्ति जल्ली मैम हैं, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी की अगर जो सिविल सर्विस की जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबल एक डीसी के रूप में वो लोगों के बीच में गए हैं। और लोगों के बीच में जाने के अलावा उन्होंने वहाँ पे लोगों को वाटर प्रोवाइड करना, क्योंकि फ्लड के अंदर वाटर तो होता है बट वो पीने ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो हो
पीने के लिए लोगों को चाहिए, तो उन्होंने पानी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो जो भी मिट्टी जो फ्लड का जो एरिया था उसके अंदर वो खुद विजिट किए हैं। सो अगर आपने इनका वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इनका वीडियो देखना। मैम का नाम है जो है कीर्ति जल्दी। तो ये हमारे एक एथिक्स के लिए केस स्टडी है। सो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू वेरी मच।